चलो ध्यान से सुनना है। अब जितना भी क्या है राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 4 आज पूरा इसका क्या है पोस्टमार्टम कर देना है, मतलब शुरू से अंत तक इसका एक बार रिवीजन करके समाप्त कर देना है। अब इतना डिटेल में पढ़ाई हो चुका है, इससे क्या है, कल एग्जाम में पता चल गया होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, बन जाएगा। अब एक दो का प्रैक्टिस कर लेना है, अब ऑब्जेक्टिव भेज देंगे उसको रिवीजन कर लेना है और बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देख लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 में है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले समझे थे जो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन, राष्ट्रवाद क्या है, मतलब राष्ट्र के लिए एकता। किसी भी एक निश्चित भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच अपने देश के प्रति उत्पन्न एकता की जो भावना है उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो वाद लग गया, मतलब उसमें क्या है, उसके लिए एकता। जैसे फैमिलीवाद, परिवारवाद होता है, मोहल्लावाद होता है, उसी तरह राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद की शुरुआत पूरे विश्व में देखा जाए तो ये भारत में पहले नहीं हुआ, पूरे विश्व में कहाँ, फ्रांस से ये शुरुआत हुआ। और फ्रांस में कौन से नेता थे, तो बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले इसकी शुरुआत किया फ्रांस की क्रांति में। ये राष्ट्रवाद वहाँ से शुरू हुआ। अब ये राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद था, तो राष्ट्रवाद एक दिन का ये परिणाम नहीं था, एक दिन में सभी लोग एक नहीं हो गए। ये अलग अलग सोच विचार के थे, लेकिन जैसे जैसे शोषण बढ़ते गया, अंग्रेजों ने क्या अत्याचार बढ़ाते गया, तब क्या हुआ, लोग के मन में अपनी राष्ट्र के प्रति सोच विचार आया, एकता की भावना जगा। तो राष्ट्रवाद भारत में आने के अनेक कारण थे। इस कारण में हम लोग 3-4 कारण पढ़े थे। पहला में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में बहुत सारे घटनाओं के बारे में चर्चा हुआ था। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों का जो मेन नीति था साम्राज्यवाद नीति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को फैलाने में ये लगे हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या भारतीय क्षेत्र मेरे कब्जे में आ जाए। तो साम्राज्यवाद नीति के कारण क्या हुआ, ये पहला पॉइंट था। इसमें लोग तो बहुत सारे राज्यों का राजवाड़े छीने गए, तो ये पहला साम्राज्यवाद नीति। उसमें अनेक घटनाएं हुए, जैसे 1878 ईस्वी, इसमें बताए थे 1878 ईस्वी, 1879, 1883, 1904, 1905, ये प्रमुख घटनाएं राजनीतिक कारण में था। 1878 ईस्वी में क्या था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और जितने भी भारतीय भाषा में जो न्यूज़पेपर पत्रिका ये निकलता था उस पर बैन लगा दिया लॉर्ड लिटन ने। 1879 ईस्वी में क्या था, ये आर्म्स एक्ट आया, हथियार रखने पर प्रतिबंध। 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल, मतलब अंग्रेजों का जो केस मुकदमा था अंग्रेज ही सुनेंगे। 1904 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय अधिनियम आया, उसमें बहुत सारे नियम कानून चेंज हुआ। उसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। ये सब अनेक कारण थे जिसके कारण क्या है, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए और अंग्रेजों के प्रति ये क्या हुआ, विद्रोह की भावना जगी और अपने देश के बारे में राष्ट्रवाद क्या हुआ, ये उत्पन्न हुआ। तो ये राजनीतिक कारण। दूसरा पर थे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, तो समाज में काफ़ी भेदभाव था। अंग्रेज जो थे अपने आप को क्या श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को पढ़े लिखे, और बाकी भारतीयों को ये क्या है नीचे नज़र से देखते थे। तो ये भेदभाव ज़्यादा था। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, जितना भी ऊंचा ऊंचा पद था सब किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। और जितने भी सार्वजनिक स्थान था, बड़े बड़े होटल क्लब, इसमें इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था, मतलब भारतीयों को इसमें जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद ये समाज में जो था गोरे और काले रंग भेद की नीति थी, ये सामाजिक कारण ये चल रहा था। आर्थिक कारण में क्या हुआ, आर्थिक कारण में अब क्या, लगातार भू राजस्व कर की वृद्धि करते जा रहा था अंग्रेज लगान वसूली में। उसके बाद इसमें लगान वसूली के क्या है, तरह तरह के नियम आया था, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये तरह तरह के नियम लागू कर रहे थे। इसमें जो था आयात कर क्या किया, आयात कर घटा दिया, निर्यात कर क्या किया, बढ़ा दिया। तो जिसके कारण भारतीय जो भी क्या लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे ये था सब का धीरे धीरे बंद हो गए। ये सब आर्थिक कारण में था। अब ये सबका कारण बढ़ते बढ़ते लोग को अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ते गया और राष्ट्रवाद की नीति पनपा। उसके बाद एक और है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में अब बहुत सारे का समाज सुधारक आए, जैसे पढ़े थे ये सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये लोग क्या है, लोगों क्या जो भी पुरानी नीति थी, रीति रिवाज था, अंधविश्वास था, सबको दूर करके लोगों में एक नया ये ज्ञान और पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बताए, संस्कृति में क्या है चेंजिंग लाए, अंग्रेजों की नीति को समझाए, जिसके कारण
भारतीय में ये क्या हुआ, जागृति, नया क्या जागरण हुआ, नई जागृति आई, नई सोच विचार आया और अपने राष्ट्र के बारे में सोचने लगे। तो ये राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के अनेक कारण थे। उसके बाद अब प्रथम विश्व युद्ध, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध। भारत में क्या प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 28 जुलाई, डेट देखते रहना, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में 2 पूरा क्या जितना भी दुनिया के देश था 2 खंडों में बटा हुआ था। एक तरफ था मित्र देश में और एक तरफ था ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र की तरफ कौन था, ये क्या था, जर्मनी था। मित्र राष्ट्र की तरफ फ्रांस था। उसके बाद इसके साथ देने वाला जो था ये फ्रांस के साथ कौन था एक तरफ, तो ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की तरफ था ये फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए अमेरिका, ये सब था एक तरफ। अब एक तरफ था जर्मनी, इटली, तुर्की, जापान भी आया, ये सब एक तरफ, दूसरी तरफ था। अब दोनों देश का गुटों में बटा हुआ था। इंग्लैंड, हम लोग किसके गुलाम थे, इंग्लैंड की तरफ से, इसलिए भारतीय किधर लड़ा, इंग्लैंड की तरफ से, मतलब ये मित्र राष्ट्र की तरफ से। क्योंकि जब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें काफ़ी सैनिकों की कमी हो रही थी, अंग्रेज परेशान थे, इसलिए क्या भारतीयों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये सेना में भर्ती हो और हम लोगों की तरफ से लड़े। कोई भारतीय तैयार नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, इसमें उस समय महात्मा गांधी आ चुके थे। महात्मा गांधी का नाम था, उनकी क्या लोकप्रियता थी, इसलिए अंग्रेजों ने पहले महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराइए। तो क्या हुआ, और क्या करेंगे, अंग्रेजों ने वादा किया कि स्वराज के ऊपर क्या करेंगे, स्वराज देंगे, अपने तरफ से शासन चलाने के लिए क्या शासन में कुछ छूट देंगे, स्वराज की प्राप्ति देंगे। तो ये इस वादे के आधार पर महात्मा गांधी ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए ये प्रोत्साहित किए, और जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय महात्मा गांधी की बात मानकर और इसमें प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया। लेकिन इसका जब युद्ध समाप्त हुआ 1918 ईस्वी में, तो क्या हुआ, स्वराज के बदले क्या होगा, एक अलग से काला कानून हमारे सामने आ गया। स्वराज के बदले क्या हुआ, काला कानून बन के तैयार हुआ। काला कानून, स्वराज देने के बजाय एक नया कानून ला दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ, 21 मार्च 1919 में। अब ये लोग क्या है, भारतीय लोग स्वराज के प्राप्ति के उम्मीद में बैठे थे, जबकि एक अलग ही क्या है, अत्याचारी शोषण वाली नीति कानून लाया, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट में क्या था, 2 वर्षों तक कोई भी क्या है व्यक्ति पर अगर शक होता था कि ये क्या है, क्रांतिकारी है, उग्रवादी है, उसको डायरेक्ट क्या उठाकर 2 वर्षों तक जेल में रख दिया जाता था। उसके लिए कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं के ये 2 वर्षों तक ये प्रावधान था। कोई अपील नहीं कर सकता था, कोई वकील नहीं रख सकता था, नहीं कोई दलील पेश कर सकता था। अब ऐसे कानून को क्या किया, सभी भारतीय जगह जगह विरोध करने लगे, सभी जगह जगह विरोध करने लगे। अभी यही विरोध सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो पंजाब के क्षेत्र में यही विरोध सबसे ज़्यादा पंजाब के 2 बड़े नेता बताए थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दोनों को क्या है, ये 6 अप्रैल को गिरफ्तार, 9 अप्रैल में, 6 अप्रैल को क्या हुआ, पहले शुरुआत हुआ, 9 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी का इतने क्या, वहाँ पे दंगा हो रही थी, ये प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। अब ये घटना की जांच करने के लिए उस समय महात्मा गांधी मुंबई में थे, और मुंबई से वह चले देखने की क्या हो रहा है, उसको क्या सभी भारतीयों को समझाया जाए, शांत किया जाए। तब तक उनको रास्ते में ही दिल्ली से उन्हें क्या किया गया, कैद कर लिया गया, उनको टांग के क्या जेल में रख दिया गया। अब इससे और जनता क्या हुआ, भड़क गया, और जनता क्या हुआ, आक्रोशित हुआ। अब इसी आक्रोश में सभी लोग जालियांवाला बाग में क्या हुआ, सभी लोग 13 अप्रैल 1919 में सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से जमा हुए और विरोध भाषण क्या है कर रहे थे। तभी आए कौन, वो अंग्रेज सेनापति आर डायर, और उस सभी को क्या है 5 मिनट के अंदर खाली करने के लिए बोला। अब उतना भीड़ भाड़ में क्या है 5 मिनट में सुन क्या है
अनसुना कर दिया लोग, और उसके बाद क्या होगा, उन निहत्थे पर पहुंचने के बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पंजाब में क्या है, जालियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब के अमृतसर के क्या है, अमृतसर में है। और चारों तरफ से बिल्डिंग था, एक आने जाने का एक तंग रास्ता पतला था, और उसी में लगभग 20,000 लोग थे उसमें भाषण सभा में। अब इतने क्या लोग थे, अचानक गोली चलने लगी तो चारों तरफ क्या हुआ, भगदड़ मचने लगा, सब लोग इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गए। अब क्या हुआ, जाने आने का इतना एक रास्ते में उतना लोग कैसे निकले, सब लोग क्या उसी में इधर उधर भाग के, कोई उसमें कुआं था, कुआं में कूद के जान दे दिया। इतना क्या हुआ, ये भयानक ये घटना हुआ जिससे पूरा देश क्या हुआ, ये स्तब्ध हो गया, मतलब इतना दुखी हुआ। और इसी दिन से जितने भी अंग्रेज थे सभी अंग्रेजों को भारतीय ने अपना खुला दुश्मन समझने लगा। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी दुखदायी घटना थी। इसमें महात्मा गांधी अपने कैसरे हिंद, जब ये क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराया तो अंग्रेजों ने इसमें कैसरे हिंद की उपाधि दिए थे, वो अपना क्या त्याग दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, वो भी क्या कर दिए, अंग्रेजों को लौटा दिए। बहुत सारे जो लोग थे, शंकर नारायण ने क्या किया, अपने कार्यकारिणी परिषद से वो त्याग दिए। तो ये जगह जगह विरोध करने लगे और खुला दुश्मन इस दिन से समझने लगे अंग्रेजों का। अब इसमें क्या हुआ, इस घटना के लिए अब जांच कमेटी, अंग्रेजों ने क्या इसको रोकथाम करने के लिए क्या हुआ, एक जांच कमेटी बनाया जिसका नाम था क्या, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की क्या हुआ, इसकी स्थापना किया गया। और हंटर कमेटी क्या हुआ, हंटर कमेटी के द्वारा उसका आर को दोषी ठहराया गया और देश से वो निकाल के भेज दिया गया। फिर भी क्या इसका बदला लेने के लिए भारतीय जो थे उद्यम सिंह वहाँ जाकर उसको गोली मार के हत्या कर लिए। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में काफ़ी ये दुखदायी घटना रहा। अब जालियांवाला बाग के तुरंत बाद क्या हुआ, अब प्रथम विश्व युद्ध में अब इधर हारा था धुरी राष्ट्र, उसमें एक देश था जिसका नाम था तुर्की, नाम था तुर्की। और तुर्की में क्या था, वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य के जो थे, जो मेन हेड वो खलीफा कहलाते थे, और खलीफा क्या थे, पूरे मुसलमानों के हेड माने जाते थे, गुरु माने जाते थे। तो क्या कि अंग्रेज जो था इधर मित्र राष्ट्र ने तुर्की को बांट दिया, ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और वहाँ के जो खलीफा पद था उसको हटा दिया, खलीफा पद को हटा दिया। अब इसका विरोध पूरे दुनिया के मुसलमानों ने किया जगह जगह, तो भारतीय मुसलमान भी यहाँ इसका विरोध किए, क्योंकि क्या ये धर्म गुरु का पद था। तो इसमें इसका विरोध करने के लिए खलीफा क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 23 नवंबर 1919 में। चलो 1919 से कब, 1920 तक, ये 28 दिसंबर 1920 तक। ये खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, इसके जो प्रमुख नेता थे उसका नाम था अली बंधु। अली बंधु में सैयद अली, मोहम्मद अली, और इसके जो नेता बने, कौन बने अध्यक्ष में, महात्मा गांधी। तो एम गांधी, महात्मा गांधी ने इसके अध्यक्ष बने। क्यों बने महात्मा गांधी, अब क्या है, एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए इसी आंदोलन में ये डिसाइड कर लिया कि इसमें साथ देंगे तो भारतीय में जितने भी मुसलमान हैं सब मेरे पक्ष में आ जाएंगे, और उसको मिलाकर एक बड़ा सा जन आंदोलन चलाएंगे। और उस जन आंदोलन का नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन की तैयारी पहले ही किसमें किए, खिलाफत आंदोलन में, मुसलमानों को साथ दिए, इसके अध्यक्ष बने और क्या खिलाफत आंदोलन चलाए। ये आंदोलन होता रहा, फिर भी क्या कोई सुनवाई नहीं, जो करना था वो कर दिया अंग्रेजों ने। तो फिर क्या 1900 इसके शुरुआत कर दिया महात्मा गांधी ने, क्या असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दिए। जस्ट इसके बाद 28 दिसंबर इसकी घोषणा कब हुआ, 20 सितंबर की हो चुका था कोलकाता के अधिवेशन में, लेकिन शुरुआत हुआ 28 दिसंबर 1920 से। कब तक हुआ, 12 फरवरी 1922। ये असहयोग आंदोलन के मेन कारण क्या थे, पहला तो क्या है, ये पंजाब में जो बर्बरता हुई थी उसमें जो घटना हुआ था उसके लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए ये असहयोग आंदोलन। और क्या है, पूरे भारतीयों को एक साथ लाने के लिए ये आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम भारत में जन आंदोलन था। इसमें सभी स्त्री पुरुष सभी इसमें भाग लिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 ईस्वी में। 2 साल उनके गुरु बोले कि क्या है, चुपचाप यहाँ की स्थिति समझना है, देखना है, कोई आंदोलन नहीं करना। उनके गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कल क्वेश्चन आया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहीं से क्या हुआ, 2 साल हो गया, तब जब पहला जो आंदोलन चला है उसका नाम क्या पड़ा था, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से ही भारत में पहला अपने क्या राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की महात्मा गांधी।
राजनीति में आए चंपारण सत्याग्रह से। यह सहयोग आंदोलन क्या था? अब इनका पूरे भारत लेवल पर, मतलब पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहला इनका जन आंदोलन था। ये शुरुआत किए। अब ये क्या था? अहिंसात्मक। पहले ही बोले थे क्या, हिंसा नहीं होगा इसमें। असहयोग का मतलब मतलब नहीं है, सहयोग मतलब साथ। अंग्रेजों का किसी भी काम में हम साथ नहीं देंगे। उनके जो भी उत्पादित वस्तु है उसका त्याग करेंगे। स्कूल कॉलेज सबको क्या करेंगे, ये हम लोग त्याग करेंगे। उसके बाद अपने स्वदेशी को अपनाएंगे। अपने ही देश में क्या है, कपड़ा को चरखा से बुनेंगे। इसके लिए तिलक फंड, स्वराज तिलक फंड की स्थापना किया गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ क्या है रुपया उसमें जमा हो गया। और उससे 20 लाख क्या है ये चरखा खरीद कर पूरे भारत में बांटा गया। और सबको क्या प्रोत्साहन किया गया कि अपने घर में क्या है चरखा के द्वारा अपना कपड़ा बुनकर पहनेंगे हम लोग। ये हुआ मेन इसका टारगेट था। लेकिन ये सब विरोध जगह जगह चल रहा था। उसी में सबसे ज़्यादा एक विरोध हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो था चौरी चौरा नामक गांव। चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहाँ के स्थानीय लोगों को ये वहाँ के पुलिस थाना के 22 पुलिसकर्मी क्या किए, उसको भगाए, लाठीचार्ज कर दिए, जिसके कारण जनता वहाँ के उग्र हो गए। और जनता उल्टे में क्या हुआ, पुलिस जो भी थे पुलिस को वो खदेड़ कर और थाने में बंद करके 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके उसका आग लगा दिया। अब ये क्या है, हिंसात्मक घटना हो गया। ये हिंसात्मक घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1919। 5 फरवरी लास्ट में क्या अंत हुआ 1922। ठीक बोलते हैं 5 फरवरी 1922 में ये हिंसात्मक घटना जैसे हुआ। अब गांधी जी क्या है, अब इससे नाराज हो गए और असहयोग आंदोलन को वापस रोक दिए, समाप्त कर दिए। अब इससे क्या हुए, बहुत सारे भारतीय नेता नाराज हो गए कि क्या अभी तो शुरुआत हो रहा था, भारतीय जनता में आक्रोश आ रहा था, अंग्रेज परेशान हो रहे थे, इसमें क्या होगा, अभी जोर पकड़ रहा था ये आंदोलन, तब तक क्या ये समाप्त कर लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो दुखी हुए उसमें चित्तरंजन दास, एक और थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल दोनों क्या हुए, ये कांग्रेस से अलग हो गए और एक अलग दल निर्माण कर लिए, जिसका नाम था 1 जनवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना किए, जिसके मेन अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल की स्थापना, इस घटना के बाद स्वराज दल। अब ये क्या 5 फरवरी की घटना हुआ, कब अंत हो गया? 12 फरवरी को समाप्ति, 1 सप्ताह बाद समाप्त हुए। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की समाप्ति और स्वराज दल की स्थापना हुआ। अब इसके बाद भी अनेक भारतीय राजनीति में क्या हुआ, अब इसमें ये समाप्त हुआ, उसी में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की जेल हो गई, वो जेल में चले गए। राजनीति जो था, जो क्या भारतीय अब जो था आंदोलन वह एकदम शांत हो गया। इसके बाद कुछ और क्रांति हुई। अब लोग क्या, यहाँ के जो भी नेता थे, अब राजनीतिक को ये उग्रवादी समझते थे कि क्या प्रार्थना से याचना से अंग्रेज मानने वाला नहीं है, इसको लिए हम क्या अब उग्रवादी बनना पड़ेगा, क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा, लोग को क्या अंग्रेजों को गोले बारूद बंदूक से ही क्या मार कर भगाना पड़ेगा। तो कुछ क्रांतिकारी इसमें अब लोग क्या उग्रवादी नेता बन गए। अब इसमें क्या चाहिए, अब पैसा चाहिए, काकोरी। अब क्या होगा, अब जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को हथियार खरीदने के लिए पैसा की जरूरत पड़ी। पैसा कहाँ से आए, तो ये लोग सोचे कि अंग्रेज का ही खजाना लूटा जाएगा, उसी से क्या धन और पैसा और क्या हथियार लेकर उसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी में एक घटना हुई काकोरी कांड। ये भी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर के पास था। एक क्या है, रेल के डब्बे को क्या है लूट लिया गया, और इसमें लूटने वाले कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ये घटना काकोरी कांड हुआ। इससे अंग्रेज जितने भी इसमें अपराधी थे उसको पकड़ के फांसी की सजा सुनाई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये लोग क्या थे, ये इस काकोरी कांड में दोषी थे। भगत सिंह भी थे। अब इसमें क्या हुआ, अब ये हुआ घटना। उसी तरह कलकत्ता के जो था चिटगांव, वहाँ पे मास्टर सूर्यसेन दा, कौन थे? सूर्यसेन दा। इसका कब लूटे वो, तो सूर्यसेन दा, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ये 1930-31 के आसपास क्या है, वो कलकत्ता के चिटगांव में ये लूटे खजाना। ये सब क्रांतिकारी अब चल रहा था, लोग उग्रवादी बन चुके थे। अब इसी के बीच एक और क्या ये सब चल रहा था, एक और क्या है, अब आया कमेटी। लोग क्या पहले डॉलेक्ट था, उसी समय एक कमेटी का बैठक हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था और बोला गया था कि प्रत्येक 10 साल पर भारत के राजनीति की जांच की जाएगी कि शासन व्यवस्था सुशासन मतलब अच्छा से चल रहा है कि नहीं। उसको जांच करने के लिए 1919 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया था। और 1919 ईस्वी में ये भारत परिषद अधिनियम, इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट
के तहत प्रत्येक 10 साल बाद इसको कमेटी के आकर भारतीय शासन व्यवस्था को जांच करना था, लेकिन आना था 1929 में, आ गया कब? 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया गया। तो ये 7 नवंबर को 1927 ईस्वी में 7 सदस्य का एक कमेटी का गठन इंग्लैंड में वहाँ पे किया, और ये भारत में कब पहुँचा? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। इसका लोग विरोध क्यों किए? क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे, 7 जो मेंबर थे, 7 मेंबर, अब सभी मेंबर क्या थे? सभी अंग्रेज थे। 7 मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? श्वेत कमेटी। साइमन कमीशन, ये जो आया कमेटी, जॉर्ज क्या है? जॉन साइमन, इसके कौन थे? जॉन साइमन मेन जो हेड थे, इसी के नाम पर इनका क्या पड़ा था? साइमन कमीशन। लेकिन भारतीयों ने इसका नाम क्या दिया? श्वेत कमेटी, क्योंकि सभी जो 7 सदस्य थे वो सभी सातों अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमेटी का नाम दिए, और सभी भारतीय इसका विरोध किए। विरोध क्यों किए? क्योंकि अब भारतीय शासन व्यवस्था को जांच करना था, और इसमें कोई भारतीय नहीं थे। भारत की शासन व्यवस्था अच्छा तरीका से भारतीय ही बता सकता था, इसलिए इसका जगह जगह विरोध किया गया। और इसका जब आया मुंबई में, तो काला झंडा दिखाकर साइमन गो बैक का नारा दिया गया, और इसे मानने से इनकार किया गया। फिर भी क्या 1930 इसमें लागू कर दिया गया। अब इसी में क्या हुआ? एक घटना हो गया, इसका साइमन सबसे गो बैक का नारा सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा था? पंजाब में एक थे शेरे पंजाब नेता, नाम क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब में, तभी वहाँ के अंग्रेज जो एक थे सेना, वो सैंडर्स ने क्या किया? लाठी चार्ज कर दिया, सर पे लाठी मार दिया, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इसका क्या हुआ? और ज़्यादा इसका प्रतिक्रिया ज़्यादा हुआ। अब ये बोले थे कि क्या मेरे पर किए गए लाठी, एक एक लाठी का प्रहार भारतीय जरूर इसका बदला लेगा, जिसके कारण क्या हुआ? अब ये कह के तो क्या है, मर गए, इनके लाठी से मृत्यु हो गई। सौंदर्स ने क्या हुआ? अब सौंदर्स के हत्या करने के लिए भारतीय क्या लग गए, जिसके में क्या हुआ? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्या हुआ? सौंदर्स की हत्या कर दिया इनका बदला लेने के लिए। इससे अंग्रेज और क्या हुए? और ये आक्रोशित हो गए। भगत सिंह को इसमें गिरफ्तार करके और उसे फांसी दे दिया गया 1931 ईस्वी में। ये घटना हुआ कब? साइमन गो बैक के दौरान हुआ। अब ये घटना हुआ, उसके बाद अब पूर्ण स्वराज। अब क्या हुआ? भारतीयों ने क्या किया? पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज क्या हुआ? दे रहा था औपनिवेशिक स्वराज, मतलब अंग्रेजों के अंदर शासन करने के बजाय सभी भारतीय अब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। और इसके लिए पहली बार लाहौर अधिवेशन, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, इसका अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या घोषणा किया कांग्रेस के मंच से कि क्या अगले साल से, मतलब प्रत्येक 26 जनवरी को क्या करेंगे? 26 जनवरी 1930 ईस्वी से प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और क्या झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। ये खुद क्या रावी नदी के किनारे, ये जो था रावी नदी के किनारे लाहौर में अपना झंडा फहराते हुए ये घोषणा किया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या, हर साल 26 जनवरी को भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस रहेगा। इस साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, अंग्रेज माने या ना माने। यहाँ से ये हुआ स्वतंत्रता दिवस। अब इसके बाद एक घटना, अब क्या हुआ? आंदोलन चला फिर दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 12 मार्च से शुरू हुआ एक यात्रा। किस यात्रा से? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से दांडी तक लोग पहुंचे। इसमें कौन थे? देखो 1930 आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब क्या है? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखे कि 11 सूत्री क्या है मांग रखे। उसमें बहुत सारे भारतीयों के लिए मांग रखे कि क्या टैक्स कम किया जाए, नमक कानून हटाया जाए, निर्यात आयात पे जो कर है वो सब कम कर दिया जाए। ये सब क्या है? इग्नोर कर दिया। और महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग की और बोले कि इसकी अगर मांग की पूर्ति नहीं होगा तो हम एक बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। तो उस समय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन थे। अब ये वायसराय लॉर्ड इरविन का 11 सूत्री मांग किया, लेकिन वो
इग्नोर कर दिए। इग्नोर करने के कारण क्या, महात्मा गांधी जो वादा किए थे, बोले थे कि जब 11 सूत्री की मांग का पूरा नहीं होगा तो हम एक फिर से बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तब ये 11 सूत्री को मांग तो पूरा नहीं हुआ, तब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से ये 241 मील 241 मील की दूरी 24 दिन में यात्रा करके 6 अप्रैल को पहुंचे। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। और वहां पे अपने हाथों से नमक क्या है बनाकर उस दिन से घोषणा कर दिए कि क्या है, नमक कानून तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का। और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। सविनय का मतलब क्या होता है, विनय के साथ। अवज्ञा मतलब उसके नियम कानून को नहीं मानेंगे। उनके नियम कानून को क्या है, उस दिन से घोषणा किए कि हम अपने विनय के साथ, कोई हिंसात्मक नहीं, विनय के साथ जो भी क्या है अंग्रेजों का नियम कानून है वो नहीं मानेंगे। अब इसका भी क्या है, जगह जगह लोग क्या हुआ, उससे कानून का विरोध किया, नमक को अपने हाथ से बनाया, गुजरात के अलावा और जगह भी। और इससे अंग्रेज परेशान हो गए। तब क्या हुआ, लॉर्ड इरविन पहले बात नहीं माना। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी से क्या हुआ, आमने सामने बात करने के लिए एक बैठक बुलाया जिसका नाम था दिल्ली पैक्ट। कब, देखो, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली में महात्मा गांधी से बात करने के लिए तैयार हुआ। अब तैयार हुआ तो क्या हुआ, उसका नाम कौन सा हुआ, दिल्ली पैक्ट। अब दिल्ली पैक्ट में किसके किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी प्लस इरविन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गांधी इरविन समझौता। कब हुआ ये, 5 मार्च 1931 में। ये 5 मार्च 1931 में ये पहली बार दो क्या है, अंग्रेजों ने अपने साथ भारतीयों के साथ बैठा के आमने सामने बात किया। और ये कहलाया दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। तो दोनों में से कोई पूछता है। इस प्रकार क्या इसमें दोनों में बात हुई, फिर भी क्या महात्मा गांधी उनके प्रस्ताव को नहीं माने। अंत में क्या ये चलता रहा। 1934 इसमें इसका लास्ट में ये क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इसके बाद अब पढ़े थे कुछ किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में मेन किसान आंदोलन जो भारत में प्रमुख था वो 4 बताए थे। किसान आंदोलन, भारत के प्रमुख किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, उसमें प्रमुख रूप से हमको 4 ही पढ़ना है। तो किसान आंदोलन में पहला था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद था खेरा आंदोलन, उसके बाद था मोपला, और लास्ट में मोपाल या मोपला। और क्या था, हो गया चंपारण, खेरा आंदोलन, मोपला आंदोलन, और लास्ट में बता बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह। अब ये 4 का सिर्फ क्या है, मेन बात जानो। ये चंपारण में नील की खेती के विरोध ये क्या हुआ, चंपारण के लोगों ने किया। इसमें मेन जो नेता आए, किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, यहाँ के FG सलाई कमिश्नर थे। और यहाँ पे क्या 3 कठिया प्रणाली था, जबरदस्ती नील खेती कराता था, जिसके कारण राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाए और यहाँ पे नील खेती के विरोध आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए, चंपारण से, इसलिए चंपारण सत्याग्रह ये हुआ। और ये क्या हुआ, सफल हुआ, इस नील की खेती समाप्त हुआ। इसके लिए चंपारण एग्रोरियन कमेटी बनाया गया। नील खेती समाप्त करके 25% कर भी क्या हुआ, माफ हुआ। इस प्रकार महात्मा गांधी का पहला भारत में जय जयकार कहाँ से हुआ, तो ये चंपारण सत्याग्रह से। खेरा आंदोलन गुजरात में, वहाँ क्या अकाल पड़ा था, तो वहाँ महात्मा गांधी क्या किए, किसानों की मांग को जायज बताए और अंग्रेजों से क्या कर माफ कराने के विरोध में आंदोलन चलाया। ये भी सफल रहा। ये खेरा सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ, गुजरात में। उसके बाद मोपला विद्रोह, ये क्या है, कहाँ पे हुआ, केरल में। केरल में क्या, यहाँ पे एक हिंदू सामंत थे। हिंदू सामंत क्या मुसलमानों से ज़्यादा कर वसूलता था। उसके नेता कौन थे, अली मुस्लियार ने सभी मुसलमानों के पक्ष में लड़ा और क्या उनको सफलता मिली। तो ये मोपला विद्रोह केरल में, हिंदू सामंत जब ज़्यादा अत्याचार करता था तभी क्या है, मुसलमानों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा। बारदोली सत्याग्रह में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वल्लभ भाई पटेल थे, अब यहाँ बारदोली क्या, गुजरात के जो गांव के किसान थे वहाँ क्या है, ये कर ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध ये बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का मदद किया, आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, जिससे क्या हुआ, उनकी मांग पूरी हुई। और बारदोली के गाँव के जो लोग किसान थे वो वल्लभ भाई पटेल का क्या नाम दे दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया।
लौह पुरुष कहा जाता है उन्हीं को। तो ये किसान प्रमुख घटना जो था ये 4 याद रखना है। उसके बाद क्या समाज सुधारक में 3 के बारे में याद रखना। पहला है सर सैयद अहमद खां। उसके बाद क्या थे, राजा राम मोहन राय और ये थे दयानंद सरस्वती। अब ये सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के अग्रदूत माने जाते हैं। 1817 से 1858 तक इनका काल था। इन्होंने मुसलमानों के जो पुराने रीति रिवाज था, अंधविश्वास, उनको दूर करने के लिए ये काफ़ी काम किए। इन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जिसका ही नाम पड़ गया क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद राजा राम मोहन राय क्या, ये सभी भारतीय संस्कृति में सुधार लाना चाहते थे। अंधविश्वास जो था उस समय, सती प्रथा थी क्या, ये सब का जो रीति रिवाज, समाज की कुरीतियाँ थी, उसको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ये लोगों में पाश्चात्य शिक्षा, वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा चल रहा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रखने के लिए ये प्रेरित किए। पाश्चात्य शिक्षा पर ज़्यादा बल दिए। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजों को क्या समझने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिए। और ये भारतीय संस्कृति के राजदूत क्या कहे जाते हैं, या अग्रदूत कहे जाते थे। दयानंद सरस्वती ये पुरानी शिक्षा, अंग्रेजों के शिक्षा के ये बाइकाट किए। बोले कि क्या पुरानी शिक्षा ही क्या है, सबसे सफलता का सर्वोपरि जो है पुरानी शिक्षा, वेदों की शिक्षा ही क्या है, वो पर्याप्त है। अंग्रेजों की शिक्षा से क्या होगा, सिर्फ हम लोगों की संस्कृति बदलेगी। इसलिए ये पुरानी शिक्षा पर बल दिए, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किए और वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए। वेदों की ओर लौटो मतलब वेद को ही अपनी जिंदगी में उतारो, वेद के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारो। सत्यार्थ, इसमें एक क्या पत्रिका जारी की है, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने क्या ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ये सब चर्चा हो चुका है। अब लास्ट में कुछ राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल में 2-3 मिनट देख लो क्या पढ़ है। राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन था? राजनीतिक दल, तो सबसे प्रारंभ में कांग्रेस, दूसरा स्वराज दल, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद आरएसएस। अब ये कांग्रेस, अब क्या हुआ, इसके संस्थापक 1885 से हुआ। अंग्रेज क्या है, अब सभी भारतीयों से तो बात नहीं कर सकता था, इसलिए क्या सुझाव दिया। इसका सुझाव देने वाला ए.ओ. ह्यूम ने क्या बोला कि क्या है, किससे बात किया, मतलब भारतीयों से बात करने के लिए एक समूह होना चाहिए, लोगों का संगठन होना चाहिए। कि तो भारतीयों को सुझाव दिया कि एक राजनीतिक दल, एक दल बना स्थापना कर लो सब क्या है, जिससे हम अंग्रेजों से क्या है बात कर सके, उससे मांगों की पूर्ति कर सके, अपनी मांगों को। तो सभी भारतीय अपने मांगों को पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों के पास क्या सुझाव रखने के लिए एक कमेटी, एक गठन बनाएगा, जिसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, दादा भाई नौरोजी ने क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम दे दिए। तब 1885 ईस्वी में ये गठन हुआ। अब ये गठन कहाँ पे हुआ? मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। और ये इसमें कितना 72 लोग ने सिग्नेचर किया। इसके अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी। और यहाँ से तय हुआ कि हर एक क्या साल दिसंबर में 28 दिसंबर को हर एक साल क्या दिसंबर में कांग्रेस की बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। भारतीयों के लिए नया क्या है, ये सोच विचार, नया विचार किया जाएगा। कानून का अंग्रेजों से जो मांग करना है, अंग्रेजों से वार्तालाप होगी इसी कांग्रेस के माध्यम से। स्वराज दल अभी बता दिए, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। मुस्लिम लीग का स्थापना किया कहाँ हुआ? ढाका में। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में हुआ। और इसके संस्थापक थे क्या था, सलीमुल्लाह खां। और मेन नेता जो थे आगा खां थे। ये मुस्लिम लीग क्या किस लिए हुआ? मुसलमान अपने हितों की मांग के लिए अंग्रेजों से अपनी बात क्या, मुसलमानों को जो भी क्या समस्या होती थी वो कांग्रेस के थ्रू नहीं मांगते थे, तो क्या है मुसलमानों के अपने हितों की मांग के लिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर लिए। और यही मुस्लिम लीग क्या है, मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगे। आरएसएस क्या है, अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुसलमानों के हित में क्या मांग करने लगे। तो ये भी, इसका भी स्थापना हुआ 1925 में। 1925 क्या, बीडी हेडगेवार। तो हेडगेवार के तो बीडी हेडगेवार के नेतृत्व में क्या होगा, 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुआ। और आरएसएस का हिंदुओं के
अपने हित के मांग करने लगे। अपने क्या हिंदुओं में जो भी बुराई था, जो भी क्या उसका ये प्रदर्शन करता, नेतृत्व करना था, ये हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया। ये था पूरे भारतीय क्या जो था भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 4 का पूरा सारांश। तो इसको एक बार ये रिवीजन करने के लिए इसको पूरा देख लेना है, और इसको क्या होगा, काफ़ी कम समय में काफ़ी ये पूरा जो डिटेल में है इसका रिवीजन हो जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद क्या पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो जाएगा। और जो इसमें आपका लगभग हो गया, 1-2 पॉइंट बचा उसी को लिखना है।